हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 फिजिक्स के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। ये जो क्वेश्चंस है ये 2022 यानी कि 2022 में संभावित क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, नाभिकीय के रिएक्टर में दो मंदक के नाम लिखने हैं। नेम द टू मॉडरेटर यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर। मॉडरेटर यानी कि मंदक वो सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हो रहा है उसकी रेट को कम कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा D2O और ग्रेफाइट। D2O यानी कि हेवी वाटर और ग्रेफाइट आप समझते ही हैं जो पेंसिल के अंदर यूज़ किया जाता है। बच्चों, ये रहा आज का सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एक चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसमें कितना आवेश होगा? व्हाट विल बी द चार्ज ऑन कंडक्टर व्हेन करंट पास थ्रू इट। कोई भी करंट हम देते हैं, करंट आई देते हैं किसी कंडक्टर को, तो कितना चार्ज होगा? तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि जितना चार्ज किसी कंडक्टर में यानी कि जितना आवेश किसी चालक में जाएगा उतना ही आवेश बाहर निकलेगा। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि किसी कंडक्टर में, किसी चालक में आवेश की मात्रा ना घटेगी ना ही बढ़ेगी, यानी कि आवेश की मात्रा नहीं होगी। बच्चों, थर्ड क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, किसी विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाले आवेशित कण पर लगने वाला लॉरेंज बल का आपको सूत्र लिखना है। व्हाट विल बी द लॉरेंज फोर्स फॉर अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कोई एक चार्ज पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, उसके ऊपर लॉरेंज फोर्स कितना होगा? यानी कि कोई एक आवेशित कण है जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से गुजर रहा है, उस पर लगने वाला लॉरेंज बल क्या होगा? उसके लिए फॉर्मूला है, जैसा कि आपने पढ़ा है, F = Q मल्टीप्लाइड बाय E + V × B। आपको सामने दिख रहा है, ये आपका आंसर होगा। बच्चों, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जैसा कि क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, किसी विभवमापी में विद्युत धारा अधिक समय तक प्रवाहित क्यों नहीं किया जाता? Why should electric current not flow in a potentiometer for a long time? सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा है कि पोटेंशियोमीटर में लगभग 10 मीटर तक के वायर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम उसमें लंबे समय तक धारा प्रवाहित करें यानी कि लंबे समय तक करंट को फ्लो कराएं तो क्या हो सकता है? सिंपल सी बात है कि वायर का टेम्परेचर यानी कि तापमान बढ़ सकता है, जिसके कारण उसके प्रतिरोध में भी वृद्धि हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि जो तापमान होता है वो प्रतिरोध के समानुपाती होता है। अर्थात तापमान यानी कि टेम्परेचर रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इसलिए हम काफ़ी लंबे समय तक के लिए किसी पोटेंशियोमीटर में करंट को फ्लो नहीं करा सकते। बच्चों, ये रहा आपके स्क्रीन पे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में प्राकृतिक और कृत्रिम रेडियो एक्टिविता में किन किन भौतिक राशियों का संरक्षण होता है? यानी कि जब नेचुरल और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी होती है तो आपको बताना है कि ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होती। इसका सिंपल सा उत्तर है, हिंदी में कहे तो कोणीय संवेग, रेखीय संवेग। कोणीय संवेग और रेखीय संवेग कभी चेंज नहीं होते, यानी कि एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होते। ये होगा आपका। ये रहा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया और नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की अगर तुलना की जाए तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया अधिक कठिन होती है। क्यों? आपको यही बताना है। न्यूक्लियर फ्यूजन इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन न्यूक्लियर फ्यूजन। वाई? रीज़न ये है कि न्यूक्लियर फ्यूजन की अगर बात की जाए तो फ्यूजन को स्टार्ट करने के लिए 10⁷ केल्विन के रेंज की एनर्जी चाहिए हमें, जो कि इस अर्थ क्रस्ट पे पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम इस रिएक्शन को कॉम्प्लिकेट मानते हैं, इसलिए अभिक्रिया को कठिन मानते हैं। इसलिए आपका आंसर सामने लिखा हुआ है कि नाभिकीय संलयन में अभिक्रिया शुरू करने के लिए उच्च कोटि की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसकी जो ऊर्जा की कोटि होती है लगभग 10 लाख केल्विन के आसपास होती है। मतलब इससे ज़्यादा ही होगी, जो पृथ्वी पर बिल्कुल ही संभव
नहीं है। टू स्टार्ट न्यूक्लियर फिजन हाई रेंज ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, रेंज ऑफ एनर्जी फॉर फिजन इज अप्रोक्सीमेटली 10 लाख केल्विन। दैट्स वाई वी कैन से न्यूक्लियर फिजन इज कॉम्प्लिकेटेड एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फ्यूजन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आपको एक ऐसे एक्सपेरिमेंट का नाम बताना है जिसमें डी ब्रोगली ने जो तरंग सिद्धांत दिया था उसकी पुष्टि होती है। राइट द नेम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इन विच वेव नेचर गिवन बाय डी ब्रोगली इज वेरीफाइड। योर आंसर इज डेविसन एंड जर्मर। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके बुक से आपने पढ़ा हुआ भी है, सिंपली आप लिख सकते हैं। बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। फोटो डायोड के आपको दो उपयोग लिखने हैं। राइट एनी टू एप्लीकेशंस ऑफ फोटो डायोड। फोटो डायोड के वैसे तो हमने बहुत सारे एप्लीकेशंस पढ़े हुए हैं, बट हमें यहाँ पे दो ही एप्लीकेशन को मेंशन करना है। पहला इसका एप्लीकेशन है सोलर पैनल में, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है फोटो डायोड का, जबकि दूसरा एप्लीकेशन है लॉजिक गेट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये आपके एप्लीकेशंस हैं। बच्चों अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन में रेडियो एक्टिविता की सक्रियता को परिभाषित करने आपको। डिफाइन रेडियो एक्टिविटी। सिंपल सा इसका आंसर है कि इकाई समय में विघटित नाभिकों की संख्या को हम रेडियो एक्टिविता कहते हैं, यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस डिकेइंग इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी, जो कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो सिंपली आपको 1 सेंटेंस में या 1 लाइन में कह सके तो आंसर आपको देना है। बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन पे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में किसी दो नाभिकों के द्रव्यमान संख्या का अनुपात 1:1 है, तो नाभिकीय घनत्व का अनुपात आपको ज्ञात करना है। इफ द रेशियो ऑफ मास नंबर ऑफ टू न्यूक्लियस इज 1:1, देन राइट द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी। बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि द्रव्यमान संख्या का अनुपात जो होता है वही नाभिकीय घनत्व का अनुपात होता है, यानी कि मास नंबर का जो रेशियो होता है वही न्यूक्लियर डेंसिटी का भी रेशियो होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर डेंसिटी यानी कि नाभिकीय घनत्व का भी अनुपात 1:1 होगा, जैसा कि आपको आंसर में साफ साफ मेंशन किया हुआ है। तो बच्चों इस तरह से हमने कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए जो फिजिक्स के क्लास 12 के हिसाब से 2022 में संभावित क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क्स के हो सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए।